गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस वॉरियर की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं बड़ी ही अद्भुत है और इनको दो निकनेम से उपाधि मिली। पहला इनको निकनेम दिया इनके जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने जब ये श्रीलंका में थे, और इनको बोला गया कोबरा। कोबरा इसलिए बोला गया कि इन्होंने इनिमी के ग्रेड को हाथ में लपक कर उन्हीं के ऊपर फेंक दिया और इनिमी का काम तमाम कर दिया। दूसरा निकनेम इनको दिया हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और इनको बोला कि आप कलयुग के भीम हैं। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने तोलो लिंक पर दुश्मन के करीब 11 बंकर्स को ध्वस्त किया था और उसमें करीब 48 लोग मारे गए थे। इनका एक्चुअल नाम है नायक दिगेंद्र कुमार, जो महावीर चक्र विजेता है, सेना मेडल से भी नवाजा गया है। तो इनकी जो कहानी है बड़ी ही इंस्पायरिंग है। आप लोग इसको सुनिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जी में हजरतबल में एक ऑपरेशन हुआ था। उसके दौरान मतलब मैं पीएसजी का मतलब स्नाइपर गन का फायरर था। मैं स्नाइप शूटर था, मतलब बहुत अच्छा फायर था मेरा भगवान की दया से। तो वहां मैं गन को पीएसजी गन को खोल कर ऐसे लगा रहा था। सीओ साहब खड़े थे मेरे पीछे और बोले दिगेंद्र बेटा, हाँ। बोले जो ऊपर टॉप वाली जगह है ना, उस झांकी उसके अंदर अगर वो खुल के ना कोई उसमें मुंह काटता है ना तो गोली ठोक देना। मुझको साहब निकाल रहा है। बोले मारता क्यों नहीं। उन्होंने मेरे पैर का ऐसे अपना पैर लगाया, बोले फायर कर, और मैंने ठक मारी तो उसका यहाँ लगी। वो कोई कमांडर था, तो एक ही गोली में 144 उग्रवादी सरेंडर हो गए थे। और हम 97 मिनट का ऑपरेशन बोल रहे थे, ऐसे था। उसमें हम वापिस दिल्ली आ गए थे। लाट कंपनी हाथ मारते दुश्मन की बैरल मेरे हाथ में आ गया ऐसे। जो गन लगी हुई थी फायर कर नहीं रहा था, वो फायर करता तो पता चली जाता। उसके ऊपर ऐसे पकड़े और मैंने ऐसे पकड़ के ने पैर लगाए जो भचीड़ खींचा, खींचते उसने फायर कर दिया। तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरे ये सीने में लगी, यहाँ पर, ये इस जगह में। ओके, दिख रही है। हाँ, ये 1 2 3 गोली लगी और 2 गोली एक हाथ में लगी। और लगते ही वो मुझको दिगेंद्र मर लिया। हाथ कोई ग्रेनेड बर्बाद, कोई बैंकर बर्बाद हो, है ना, अपन खुद ही बर्बाद हो गए। तो मैंने ऐसे काटा ग्रेनेड, उसके पिन काटी ऐसे, और उसको 1 और 2 लीवर को हाथ में आजाद कर दिया मैंने ऐसे। मुझको मर तो गए, तो मैं मुझको गद्दे से मुझको इसके अंदर ठोक दिया। तो लीवर को ऐसे काटा 1 और 2 और अंदर दड़ मारा। अंदर मारते ब्राम दे फटा, फटते अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे साथ एक ऐसे अद्भुत वॉरियर हैं। इन्होंने सबसे पहले जैसे ये भर्ती हुए, इन्होंने बेस्ट कमांडो का जो कोर्स किया बेलगांव में, उसमें इनको डैगर मिला जिसे बेस्ट कमांडो बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने CIJW स्कूल में काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर का कोर्स किया, माउंटेन वारफेयर का कोर्स किया, PT कोर्स किया। इन सब में ये अव्वल दर्जे की इन्होंने ट्रेनिंग की। और उसके बाद 6 साल NSG में रहे, जहां इन्होंने बेस्ट स्नाइपर, बेस्ट ऑब्स्टेकल कोर्स और बेस्ट स्पीड मार्च, इन सब में अगेन टॉप में काम किया। और फिर इन्होंने पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग की, जिसमें काफी पैरा जंप्स की, और उसके साथ साथ इन्होंने फ्री फॉल जंप्स भी की, जो 25,000 फीट से ऊपर से फ्री फॉल होती है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो इन्होंने नहीं किया। उसके बाद इन्होंने डाइविंग कोर्स भी किया नेवी के साथ मिलके, और इनको मौका मिला बीच में तो 10 पैरा SF में ये पैरा कमांडो भी बने। वहां जाके इन्होंने प्रोबेशन किया और वहां 6 महीने तक रहे। उसके बाद इनके CO ने इनको वापस बुला लिया क्योंकि यूनिट को भी इनकी जरूरत थी। और ये सिविल के तरीके से देखा जाए तो ब्लैक बेल्ट के कराटे में है, और राजस्थान केसरी रहे हैं रेसलिंग में। क्या नहीं इन्होंने अचीव किया है। सो आज के हमारे वॉरियर हैं नायक दिगेंद्र कुमार, जो 2 राजरिफ में इन्होंने भर्ती किया था। दिगेंद्र, मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में विन लाइफ लाइक के वॉरियर में।
जय हिंद साहब, आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरा जय हिंद। और आपने मेरी तारीफ करी उसके लिए धन्यवाद साहब। मैं तो इस काबिल तो नहीं था, छोटा सा सैनिक हूँ। हमने तो काम करना जारी रखा अपना, अपनी सर्विस के दौरान में जो भी सीनियर कमांडरों ने आदेश दिया कि ये लड़का इसमें फिट है, इसलिए वो कहा कि बीपीटी की दौड़ हुई थी, तो इसलिए मेरे को, मैं बटालियन में फर्स्ट आ गया। तो सीओ साहब कर्नल जीपी यादव बोलता है, अरे ये लड़का तो एसएम साहब कमांडो के लिए फिट है, लड़का इसको कमांडो की ट्रेनिंग दो। तो वो कमांडो की ट्रेनिंग दी हमारे उस्ताद हवलदार बाबूलाल ने। तो वो मतलब अच्छा इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्होंने मेरे को अच्छी ट्रेनिंग दी, तो अच्छा ही रिजल्ट आया। और वो कमांडो भी करा, बेस्ट भी हो गए। तो ऐसे जीवन प्रक्रिया, जब जब बटालियन में, हमारी बटालियन में जो तगड़े आदमी थे उसकी सब आदमी सिफारिश करते हैं, साहब ये दिगेंद्र ऐसा लड़का है, इसको इस कोर्स पे भेजो, अच्छा रिजल्ट लाओगा। क्योंकि हमारी बटालियन कोर्सों में इंडिया की आज नंबर 1 है। टूर आज में जितने कोर्स क्वालिफाइड आदमी है, शायद ही किसी इन्फेंट्री बटालियन में मिलेंगे आपको। तो उस मेले में मैं भी था। और इन्होंने देखो कितने बड़े हम्बल तरीके से ये बोल दिया कि मैं तो एक छोटा सा सैनिक हूँ। लेकिन इनके और अचीवमेंट जो मैं बताना भूल गया, इन्होंने महावीर चक्र मिला है, जो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इनको सेना मेडल गैलेंट्री मिला हुआ है, और 3 कमेंडेशन कार्ड मिले हुए हैं। और उसके बाद ये छोटे से सैनिक बताते हैं, ये मतलब एक सैनिक कितना काम कर सकता है, ये हम जानने वाली बात है। सो आज इनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। सो सबसे पहले दिगेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कमांडो तो टॉप के पहले ही थे, डैगर मिला आपको, लेकिन ये जी। कोबरा कमांडो कहां से जुड़ गया आपके साथ में? कोबरा किसने बना दिया? अरे सर, वो क्या होता है कि मजबूरी और हालात आदमी को अपना आप बदली कर देता है। मैं कमांडो कोर्स करके गया उधर था, तो वहां हमारी एक प्लाटून 5 राजरेव की रिकवरी के लिए भेजी गई थी श्रीलंका में। अच्छा। जैसे मैं पीटी और कमांडो कोर्स कर लिया था, और उससे पहले मैं 10 पैरा में भी वो सीसी करके वहां से, और मेरे सीओ साहब आगे जीपी यादव ने बताया कि अरे उसको लड़के को वापस बुलाओ, वो खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है, रेसलिंग अच्छी है उसकी, बटालियन में अच्छा खिलाड़ी है वो। तो सीओ साहब ने उन 10 पैरा के सीओ साहब से बात करके मेरे को वापस नॉन पैरा करके भिजवा दिया। और मैंने लिख के दे दिया मेरे को, साहब ठीक है। तो जैसे वो आया, तो उसी टाइम मतलब कोई लेटर आया था, क्या था, फैक्स था, मुझे तो मालूम नहीं। तो उन्होंने ये बोला कि भाई श्रीलंका में एक कमांडो कोर्स वाला लड़का भी मांगा है वहां। 5 राजरेव के सीओ साहब ने या राजरेव ग्रुप ने कमांडो कोर्स वाला लड़का मांगा, कोई कमांडो वाला होता। तो बोले सर वो दिगेंद्र है ना अपना? बोले इस लिस्ट में नाम है। बोले इसमें तो नहीं है, 36 में तो नहीं है। बोले उसको भेजो। तो वो 36 एक जेसीओ और 36 वार हम गए थे श्रीलंका में। और वहां जाने के बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ 5 राजरेव के सीओ साहब का। तो उसने मेरे वो लगे हुए थे बैच ऊपर, जब बोले बेटा पीटी कोर्स भी है तेरा? हाँ। क्या ग्रेडिंग है? वो सर AXI बेस्ट स्टूडेंट हूँ। है बेस्ट स्टूडेंट है? मगर हाँ। अरे ये कमांडो का? मगर कमांडो भी डैगर है साहब, ये लग रहे हैं ना। अरे गॉड, अरे टू राजरे में तो हमारे को करीम भेज दिया। मुगो हाँ। अब मुगो साहब जो मेहनत है, अच्छा ठीक ठीक, एक काम करो तुम जनरल कलकट साहब के बॉडीगार्ड जाओगे बेटा, तुम गनमैन जाओगे उसकी गार्ड में। मुगो ठीक है साहब। तो वहां से मेरा बिस्तर बांधा जनरल साहब, वो ड्यू हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर था, वो वहां चले गए। वहां जाकर मेरा इंटरव्यू है, वो गार्ड में ड्यूटी लगा दी। मैंने 20 दिन होगा ऐसे चलते चलते। तो वो एक ऐसे कोई पुलिया थी, उसके ऊपर से हमारी गाड़ी ऐसे जा रही थी। तो आगे पायलट गाड़ी थी, पीछे जनरल साहब की गाड़ी थी, उसके पीछे हमारी प्रोटेक्शन गाड़ी थी। तो जनरल साहब की गाड़ी जैसे पुलिया क्रॉस करी, उसके बाद में वो इस साइड से LTT ऐसे निकला पुल के नीचे से, और उसने, मैं पहले तो सोचा कि इसका गोली मार दूं, लेकिन मैं देखा यार इसके पास हथियार नहीं है, कदे शिवलिन हो, वो भी डर लगता है ना वहां। तो वो उसने, मैं उसको, उसका हाथ को ग्रेनेड ऐसे फेंका। तो मैं यार ग्रेनेड पर गोली मारे तो अपने मरेंगे, मैंने उसको कैच कराया सीधा ही।
और कैच करते उसी के ऊपर मार दिया, जैसे वॉलीबॉल मारते हैं ना खिलाड़ी ऐसे, ऐसे वॉलीबॉल की तरह उसी के ऊपर वापिस उसके यहाँ लग गया। यहाँ लगते बड़ाम से फटा, फटते ही वो धुआं दौर होगा। हम गाड़ी में लेट के, ड्राइवर ने स्पीड से आगे बढ़ा ली नहीं। 5-4 किलोमीटर जाने के बाद में गाड़ी रोकी, रोकते जनरल साहब फट उतरे, उतरते बोले अरे हवलदार केपी। बोले हाँ साहब। अरे बोले ये लड़का कौन सा था जो उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ठोक दिया, मैं शीशे में देख रहा था। बोले साहब ये दिगेंद्र है अपना, वो कमांडो दिगेंद्र है। बोले तो दिगेंद्र नहीं है तो कोबरा है। तो उस दिन से मेरा नाम कोबरा रख दिया साहब। वो फौज, वो जब भी मेरे को कोई बोले अरे कोबरा नाश्ता लेना लंगर में से फलाना, अरे कोबरा ये करना, वो फौज मेरे को कोबरा की बैंक पड़ गई उधर, ऐसे नाम पड़ा था कोबरा। अरे क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अच्छा, फिर जब श्रीलंका में आप थे तो वो कौन सा ऑपरेशन था कि जिसके लिए, जबकि आपने तो एलटीटी के मिलिटेंट्स को मारा, सब कुछ किया, लेकिन आपको इसके लिए पनिशमेंट खाना पड़ा, वो कौन सा वो ऑपरेशन? पनिशमेंट तो वो तो देखो साहब, देखो कानून सबसे बड़ा होता है, गलती तो होती है जवान से। अब ऊपर वाले कमांडर को पेट फाड़ के तो कोई दिखा नहीं सकता है, वो प्रेजेंट होता नहीं वहां की गलती क्या हुई है और ये गलती किस कारण से हुई है, ये तो नहीं पता ना। अब क्या हुआ कि हमें, मैं 10 दिन की छुट्टी आया और दोबारा कंपनी में जा रिपोर्ट दी, तो वहां मेरी जगह दूसरा कोई जवान लगा था जनरल साहब के पास। तो और मैं अपनी कंपनी में वहां चला, तो कंपनी में एक ऑपरेशन में गए तो हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। ओके। जो हवलदार कंवरपाल सिंह और नायक जुआरा, वो और नायक एक और करतार सिंह और लहसनायक वो था रामनिवास, और ऐसे करके 5 आदमी थे। तो मेरे से सीनियर थे 4-5 थे जूनियर मेरे से। तो वो एकदम से एलटीटी ने हेड शूट ले लिया और वो शहीद हो गए। ओके। हमारे 5 आदमी शहीद होते, वो जो मेरे वाले जवान बोले क्या करें, हम उन पर ताबड़तोड़ फायर भी करा, लेकिन वो ऐसे पेड़ों के साथ में से भाज के ने और दूर ऐसे दिखाई दे रहे कि वो 500-600 मीटर वो जा रहे दौड़ते हुए। तो मैंने उसी टाइम एक्शन लिया। हमको यार फौज में कमांडर कभी मरता नहीं दोस्तों, मैं कमांडर हूं। हमको भी बोले क्या आदेश है उस्ताद, मुझको यही आदेश है कि अपने को इनका हथियार ले लो और डेड बॉडी यही रहने दो। तो हथियार ले लिया हमने, अन्वेषण ले लिया और उनका दौड़ना, पीछे दौड़ना शुरू हो गए। और वो दौड़ते दौड़ते 3-4 किलोमीटर, एक कोई वहां का कोई पार्षद एमएलए था क्या था उसका मेरे को क्लियर अभी भी पता नहीं उस टाइम में। तो वो एमएलए था वहां का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी था। तो उसका फार्म हाउस में वो एलटीटी घुसे जा करके, ओके। और जैसे घुसे अंदर हम गए तो उसका गार्ड लगाया था गेट पे। मैं इतनी अंग्रेजी आती थी हमारे को, मुझको एलटीटी इन होम, बोलो नो नो नो, अरे मैं नो को अच्छा है, बोलो आई एम नो 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 ऐसे करे। अब गुस्सा तो आ रहा था उस टाइम पे, साथी खो रखे थे ना, तो गुस्सा तो आग बबूला तो हो रहे थे अंदर से कि अपने साथी अभी कल सुबह तो नाश्ता साथ करे थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो सब गुस्सा तो होता है अपने सही साथी। बात। वहां तो माँ बाप भाई बहन यार दोस्त अपना साथी होता है, कमांडर ही होता है अपना बड़ा भाई, कमांडर होता है बड़ा, और बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। तो वह बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा था मुझे। तो उसको जो वो संतरी था उसको मैंने ऐसे एलएमजी का भट्ट मारा, भट्ट मारते ही वो तो नीचे गुड़ता रहा, अंदर से टट 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 फायर आता है मकान के अंदर से। पापा बोले मुझको झूठ बोल रहा है, मैंने उसको मारा, अंदर से फायर आया। तो वो एक लड़का और था मेरे साथ में चमन, वो बोलता थी कि अंदर एक काम करते हैं, बोले आरएल ठोक दू एक, मुझको ठोक दे। अब आरएल मारी तो अंदर से वो जो एमएलए था वो दौड़ता हुआ है, वो कौन सी भाषा बोली पता नहीं, कुछ नहीं बोली। उस टाइम पर थोड़ी सी बना सोचे समझे हमसे सबके से फायर होगा और उसको वही खत्म कर दिया। और वो फायर कराया आरएल का, तो वो मकान ढहेगा, तो वो अंदर से एलटीटी बाहर खेतों की तरफ निकले और हमने छऊ को छऊ मार दिए और 2 आदमी वो मर गए। एक तो मतलब वो एमएलए मर गया और एक वो जो संतरी मैंने भटकी मारी ना, तो उसके बाद में पता नहीं उसके कैसे यहाँ लगी कि यहाँ लगी, वो सांस ही नहीं लिया, वो वही खत्म होगा। या उस टाइम पे भगवान ने कितनी ताकत थी, वो तो आइडिया नहीं लगा सकते। हालांकि उसको गुस्से में था, मारने का इरादा तो नहीं था, लेकिन वो मरी गया, वो ऐसे मरियल साई था। ओके। तो वो दोनों की कोर्ट में इंक्वायरी बैठ गई, भाई आपने इन 2 को क्यों मारा।
तो वहां कमांडर में था। तो मैं बोला उनको सर मैंने आदेश दिया था और इन दोनों को मैंने ही मारा है। तो मेरे 5 जवान थे, वो तो सेफ बच गए ना। मैं को भाई कोर्ट मार्शल होगा तो मेरा होगा, और वास्तव में आदेश भी मैंने ही दिया था, आत्मा से पूछा जाए तो। भाई वो तो सिपाही थे बेचारे, उनको क्या, उनकी क्या गलती है। बिल्कुल। तो और सिपाही मैं था लेकिन वहां कमांडर था। तो वहां पर वो ब्रिगेड कमांडर, 2 कमांडर, कोर कमांडर तक वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलती रही मेरी। तो वहां ऐसे एक जंगल में थे हम, मलाइती के जंगल में, तो वहां तारों का ऐसे बाड़ा बना रखा था और उसके अंदर मेरे को बंद कर रखा था। सुबह जब भी मतलब लेटरिन बाथरूम या और कोई कराना हो, पेशी पर जाना, तो वो ले जाते थे ऐसे, जैसे जंगी कैदी को ले जाते हैं ऐसे गार्ड, 1-3 की गार्ड में। तो वहां उसी टाइम मतलब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसके अंदर 10 पैरा के कमांडो 36 घंटे हो चुके थे। 36 घंटे हो चुके थे और लड़ते लड़ते ऑपरेशन करते करते, और उनको चारों तरफ से एलटीटी ने घेर लिया, हाइड आउट में फंस गए। अब उनके पास सप्लाई नहीं पूछ रही, उनके पास अन्वेषण नहीं है, खाना नहीं था। तो वहां इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। जो मेरा वाला जो हट था ना, उससे ऐसे एल फ्लाई लाग करके, और मेरे से 100-1 मीटर पर है, और उसी साइड से मेरे रास्ता उधर से ही था। तो ऐसे पैदल जा रहा था, एक मेजर शेराव थे दिल्ली के। तो उसको मैं बोला, वो फाइल लेके जा रहा था, तो मुझे यार ये उसी मीटिंग में जाएगा जनरल साहब के, मैं इसको कुछ कह दे तो क्या बुरा सुनाई हो जाए। मेरा दिल कह रहा था, मैंने वो मेजर शेराव साहब, मेरे को 36 कमांडो को मैं अन्वेषण पूछा सकता हूँ काड़ा। तो उसने एक कदम लिया, फिर पीछे हटा, बोले तू कैसे पूछा सकता है भाई देखेंद्र। मुझको साहब मेरे पास एक फार्मूला है। बोले क्या है। मुझको इसके अंदर जो नक्शा लगा हुआ है, इसके अंदर ये हरा हरा ग्रीन दिखा रहा है, ये पानी का नाला ही तो है। हाँ बोले है, और बहुत तेज बहता है। तो मुझको इस नाले के अंदर से तैरता तैरता जा करके उन कमांडो को दे सकता हूं मैं। बोले वो कैसे, मुझको नमूना दूंगा मैं। तो मैंने वो जो एक कूलर के अंदर इतनी बड़ी बॉल आती है गोल, जिसके अंदर वो पानी रोकने का होता है सिस्टम, तो वो बॉल ली, उसके अंदर वो लोहे की छड़ी होती है वो निकाली, उसमें पाइप लगाया और उसके छेद कर दिया ऐसे काट काट के, वो गैस का वो चूल्हा के ऊपर रख करके ने छेद करके ऐसे, और उसके ऊपर ऊपर ऐसे काट दिया, नीचे नलके लगा दी, ऊपर घास रख के उसके, और ऐसे ऐसे सांस लेने का तरीका मालूम कर लिया। ओके। और कानों में वो लगा लिया, नाकों में वो लगा लिया, और ऐसे सांस लेने का तरीका मैंने अपना रखा था पहले। तो वो मेरा फार्मूला फिट हो गया। तो और वो एक ट्यूब बांधी आगे, 1 टन गाड़ी की ट्यूब को ऐसे बांधा, और पीछे पिट्ठू बांधा, और उसमें पूरा में 3600 गोली डाली, और उसका पूरा बेल्ट बांध के ऐसे, और पूरा रस्सी से बांध करके उसको वाटर प्रूफ करके ऐसे, और पानी में ऐसे डूब के बताया कि मैं डूब भी नहीं सकता और फिर भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। और पूरा वजन ले करके ने, मतलब 50 के लगभग 50 केजी गए, और आराम से वो पानी के अंदर से जा सकता हूँ। वो नमूना उनको दिखा दिया मैंने। जब जनरल साहब को दिखा, बोले सर ये कमांडो है जो अपने वहां जो सूबेदार जाबर है 10 पैरा का, उसके पास में जा सकता है। जब्बर है, जब्बर ऐसे नाम था उनका साहब। तो बोले उसके पास में ये अन्वेषण ले जा सकता है साहब इस तरीके से। बोले ठीक है, इस कैदी को खोलो। बोले सर एक कैदी है। बोले वो एमएलए वाला केस वाला, वो फलाना, वो बात करी होगी उन्होंने। बोले छोड़ो वो, छोड़ो बात, पहले जरूरी ये काम है। तो जनरल कलकट साहब ने वो फिर मेरे को वहां से हाथा में हथकड़ी सब काटी फ्री करा, और फिर उसके बाद मैं गया तो वहां रात को एक एक बिस्कुट लेगा, और मतलब वो 3600 गोली लेगा, और अपने खुद की गोली लेनी 200-250 और तो कुछ ग्रेनेड लिए, और वो ले करके ने पानी में रात को 9 बजे तैरना हुआ, और तैरते तैरते वहां चले गया 2-3 घंटे। तो बोले 12:01 पर वायरलेस सेट खोलेगा वो, बोले, और बोले 1 ही मिनट के लिए खोलेगा, और ये फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी में तू बात करेगा दिगेंद्र। तो मैं भी अपना वो सेट किया, और वो फट खोला, खोलते वो बोला हाँ कोबरा बोल भाई। और मैं सर मैं यहाँ आ गया हूँ, ये ऐसे लोकेशन से आया। बोले यहाँ से थोड़ी दूर ही हूं मैं, और उसके बाद मैं
15-20 मिनट बाद में उनके पास चला गया, उनको अन्वेषण दे दिया। वो बोले अरे कुछ खाने के लिए ले आया? कुछ भी नहीं पेट में यार, बोले कुछ भी नहीं है, उठा नहीं जाता। और मुझको साहब, मुझको मेरे पास तो एक बिस्कुट ले आया हूँ, और वो भी मेरी मर्जी से ले आया हूँ। मेरे को किसी कमांडर ने आदेश नहीं दिया, मैं तो अपनी मर्जी से लेके आया हूँ। मेरे को क्वार्टर मास्टर था मेरा, वो बोला, बोले दिगेंदर तू कुछ खाने के लिए भी ले जा सकता है क्या? मेरे को सर चूरमा तो थोड़ा बहुत ले जा सकता हूँ, बाकी बिस्कुट तो हल्के होते हैं, वो ले जा सकता हूँ मुंह में। हाँ, मुझको उसके बाद में जैसे मैं जाबर साहब के पास वहां पूछता हूँ, वो बोलता है यार कुछ बिस्कुट बास्कुट दे यार दिगेंदर, कुछ खाने के लिए लाया। हमको एक बिस्कुट में लगा पैकेट साहब। तो बोले तू एक तो दे यार, बोले हो तो सबको वो 36 दे दिया, और वो अन्वेषण का वो पूरा पिट्ठूरो सामान दे दिया। मैं मेरा खुद का अन्वेषण ले लिया, और फिर मैं उनको पूछ लिया, मुझको साहब एक बात बताओ, ये है किधर है एलटीटी? बोलो यार चारों तरफ है, किधर बताऊं तेरे को? यहाँ तो दिन को तो सिर उठाते ही जहां यहाँ पत्ते भी हलते हैं ना पेड़ों के, तो वहां फायर आता है। मुझको साहब ये प्लेट टू क्या है? बोले ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बाहर की तरफ से है, इसके अंदर भी मोर्चे हैं। बोले जहाँ ये घास घूस के लगे हुए हैं ना, इसके अंदर मोर्चे तो है। वो बिजली चमकी और बारिश हो रही थी, तो बिजली चमका, बारिश हो रही, कड़कड़ कड़कड़ाहट बिजली चमकर वो। तो फिर मैं उनको मुको ओके साहब राम राम, मैं थोड़ी रेकी करके आता हूँ। अरे बोलो कहीं मत जा गुरुजी, पहले बिस्कुट तो खाने दे। हमको नहीं नहीं नहीं, एक बार देखता हूँ। तो मैं साहब वहां से घूमता घूमता आगे गया, तो एक इतना मोटा पेड़ था, खूब भारी मोटा। तो वो ऐसे था, इस प्रकार से, ऐसे नीचे का एक हिस्सा, ऊपर से दो, और वो दोनों भी इतने मोटे थे, तकरीबन 3-4 फीट मोटे पेड़ थे वो। ऊपरली शाख जो ऊपर वाली थी ना दोनों, वो भी, और नीचे तो खूब मोटा था। तो उसके बीच में जाकर के बैठ गया मैं, और वहां से मैं पूरी ऐसे देखना शुरू किया। मुझको बिजली चमकेगी जब दिखाई देगा, ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। और मुझको दोनों तरफ हार्ड है, पीछे की भी है और आगे की भी है मुंह, और साइड में आओगा तो ठोकांगा अपन गोली। तो, तो उस जगह पे वो एक टेंट लगा हुआ था ऐसे, तो उस टेंट के पीछे इधर संतरी था, इधर था, तो वो तकरीबन 15-20 मीटर का आगे था। तो मैं वहां से वो पेड़ में से वो ऐसे लकड़ी तोड़ी, ऐसे गुट वो उसका छोड़ा, और वो तोड़ के और नीचे उतरिया। और उतरने के बाद वो उस आगे वाले संतरी के ऊपर मुझको जहाँ बिजली चमकेगी ना, उसी टाइम मारेंगे। तो वो बिजली कड़कड़ कड़कड़ ऐसे करी, मैंने वो अगले संतरी का ऐसे मारा, मारते वो संतरी घूम के पीछे आया, और वो बिजली फिर दोबारा चमकी, डड 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 हुई। वो दोनों संतरी मेरे पास में ऐसे 10 मीटर पे है, और मैंने डड 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 उनकी राइफल नीचे लटक रही थी। मैंने ऐसे कैसा दोनों को गुड़ा दिया, गुड़ाते ही ग्रेनेड लिया और दौड़ के गया, और वो जो टेंट था उसके ऐसे हाथ मारा, उसके अंदर ग्रेनेड ठोका, और वो बरामदे फटा में वापिस पेड़ का ऊपर बैठ गया। पेड़ पे जैसे ही बैठा, और उसके बाद में उसमें आग लगना शुरू हुआ खूब अच्छी तरह वो टेंट में। और उनमें से अंदर मोर्चे में से आदमी ऐसे बाहर निकले और फायर कर रहे, डबादब। मैं फायर बंद कर दिया, बिल्कुल फायर नहीं कराया, और वो फायर कर रहे थे, धड़ाधड़ 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 ऐसे फायर आ रहा था। अब मैं उनका फायर देखता रहा, और जैसे बिजली चमकर जो आदमी मेरे को सामने दिखाई दे, उसका ठक मारूं, बिजली की आवाज ऐसे बोले, बिजली बोले ना टटा टटा, और मैं बोलूं ठटा ठटा, उसी आवाज में आवाज मिला दी मैंने। मतलब मेरा वो पहले गोली फायर करते ही दिमाग में आ गया कि साला पोजीशन का अपने का पता नहीं चलेगा। जैसे अब बिजली कड़कड़ाओगी ना, उसी टाइम फायर करे, तो अपनी राइफल का पता ही नहीं चलेगा फायर हुआ है कि नहीं हुआ। साइलेंस कर दिया एकदम राइफल को, बगैर साइलेंसर गए। तो ऐसे करके उधर झापर मेरे को बोलता सेट पे, बोला भाई साले बेवकूफ क्या कर दिया तने, पागल। वो आवाज है फौजी भाषा थी, वो बोला, वो ही बोल दिया मन तो वो बोले दिगेंदर क्या हुआ? मम्मो को हमने तो अन्वेषण ही लोड नहीं किया। मम्मो को साहब कोई बात नहीं, लोड कर लो। अरे बोले यार किसा एक एक बिस्कुट खाए थे, तेरे मैगजीन भी नहीं भरनी थी। अब वो उन्होंने फटाफट मैगजीन भरा, और उन्होंने जैसे ही वो बिजली चमकर उसका फायदा उठाया, वो भी कमांडो पुराने थे सबके सब, दे दरादर दे दरादर। घंटा 2 घंटे में 77 आदमी सुबह दिन गया। फिर
तो 77 आदमियों ने पूरा ऑपरेशन में खत्म कर दिया, किसी कैजुअल्टी नहीं हुई एक भी, किसी का गोली तक भी नहीं लगी। बहुत। और वो सबसे अच्छा ऑपरेशन हुआ। और वो मैं इस पेड़ पे ही बैठा बैठा वहीं सो गया। और वो 9-10 बजे जनरल कलकत्ता आया तो उसको साहब को पूछता, रहे वो लड़का तुम्हारे को अन्वेषण ला के दिया, वो लड़का कहाँ है? बोले साहब वो तो इधर ही होगा कहीं ना कहीं। बोले दिगेंद्र दिगेंद्र, आवाज दी वो मेरी। बोले दिगेंद्र कहाँ है तू? मैं पेड़ पे बैठा हूँ। हाँ साहब इधर बैठा हूँ। उधर आया तो वो डेड बॉडी पूरी लगा रहा कि उन्होंने वो 10 पैरा ने पूरा ने। और उसके बाद में वो 77 थी तो सिर में किसी का यहाँ लग रही, किसी का यहाँ लग रही, किसी का यहाँ लग रही, तो सिर में गोली लग रही वो एक तरफ लगा दिया उसने, सुबेदार साहब ने। और बोले ये क्या है भाई सुबेदार साहब? बोले साहब जो एड सूट से जिस गोली लगी है ना, ये वो लड़का है जो हमारे को परमिशन लेके दिया था ना, कोबरा दिगेंद्र। ये वो लड़का है जिसने हेडशूट, वो बोले हेडशूट ही मारता था। और उसने पूछ ले वो कितनी गोली फायर करी है, मेरे से पूछा। बोले कितनी गोली फायर करी? मैं साहब एक मैगजीन। बोले सिर्फ 30 गोली? मुझे हाँ। मुझे साहब ऐसे आवाम फायर करने से क्या फायदा, जब तक टारगेट नहीं दिखाई दे फायर करने का क्या मतलब हुआ? बोले शाबाश। बोले कैसे फायर करा तने जनरल साहब? बोले मुझको साहब जैसे बिजली चमकी और मैं राइफल को ऐसे शीश लिया बैठा था, और ऐसे करते जैसे सामने टक टोकी, फायर बंद। मैं सिंगल गोली मारी, मैंने ज्यादातर सिंगल गोली। बोले शाबाश बेटा तेरे सारी गलती माफ, और बोले इसको गैलेंट्री के लिए रिकमेंड करो बोले उधर ही। तो उसके बाद मुझे चीफ साइटेशन मिला उधर, और वो गलती सारी मेरी माफ कर दी नहीं। और फिर बोले बोले बेटा शाबाश, एक दिन तो देश के काम आओगा, ये मेरा आशीर्वाद है। जनरल कलकट ने ये कहा मुझे। और उसके अच्छा। बाद में तो अभी उसके बाद में तो मेरे को कभी मिले नहीं आज तक जिन। वो अच्छा। कहाँ से है? चार सीट फाड़ के फेंक दी। हाँ वो सब कुछ उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा वो जाने, वो जाने, मुझे तो क्या पता सब आए नहीं। नहीं चलो बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बहुत कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की चीज है। उसके बाद में हम आगे 88 दिसंबर या 89 जनवरी में हम वापिस इंडिया आ गए। अच्छा। और उसके बाद JNK में आप आ गए। हाँ JNK में आए साहब फिर। वहां आपको जो सेना मेडल मिला 1993 में, उस हाँ ऑपरेशन साहब के बारे में बताइए। वो ऐसे हुआ साहब कि हमें एक वो पोस्ट था, क्या बोलते हैं, गुलाब पोस्ट। हम सोना पिंडी और वह काला रूस में हमारी बटालियन थी। तो गुलाब पोस्ट के पास में हमने अभ्यास ऑपरेशन कराया था। वहां 3-4 उग्रवादी मारे। और उस टाइम सीओ साहब दूसरे थे, वो पहले वाले सीए थे। तो वो साइटेशन लिख के गए, तो उसमें हमारे कंपनी कमांडर को मिला था वो सेना मेडल, मेजर उत्तम दीक्षित को, और हमारे को चीफ कन्वेंशन कार्ड दिया हुआ। तो उस वो लगाया था वहां, तो उस पर मन ऐसे लगाए थे, थोड़ा गुस्से में होगा, अगे यार सेना मेडल मेरे को मिलना चाहिए, मैंने मारे थे। और वो मतलब, तो वो सीओ साहब थे वो यूके दार, जब वो बोलता था कि अंदर गुस्से में क्यों है, मको साहब ऐसे ही। बोले मैं सब जानता हूँ, मैं भी आया हूँ, मुझे 15 दिन हुए बटालियन की कमांड लिए, मैं सब जानता हूँ दिगेंद्र, अगर तू जा अभी मार के ला तेरे को सेना मेडल मैं दिलाऊंगा। मगर साहब 24 घंटे में? बोले 24 घंटे में? हाँ। बोले क्यों उग्रवादी जानकार है या रिश्तेदार है? यो साहब मैं को साहब यहाँ पर सोर्स होते हैं, उनको पैसे खुआना पड़ता है। तो वहां एक सोर्स को पकड़ा मैंने, और वो बोलता 3,000 रुपया लूंगा, लेकिन बोले साहब एक बात है, बोले आपकी यूनिट के लोकेशन में कोई उग्रवादी नहीं है, वो दूसरी यूनिट है, वो राजपूत है, कुर्सी है, उस राजपूत के लोकेशन है यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है, देख लो आपको परमिशन मिलती है तो। मगो दिगेंद्र परमिशन नहीं लेता, मुझको तो चाल। बोले साहब आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, आपकी फौज भी आप पे फायर करेगी, उग्रवादी भी आप पे फायर करेंगे, दूसरे के लोकेशन समझा। अरे वो तो छोड़ यार। तो हम वहां से ऊपर से शाम की ट्रक सूट पहने और हथियार लिए, और नीचे, और वो आरपी वाला को बोले मुझे यार थोड़ा सा पीठी करके आते, मुझको थोड़ी वर्जिश करेंगे। और वहां से ऐसे नीचे निकल के कारालूस में रोड पर, वहां से
उस हॉर्स को पकड़ा और हम दौड़ते 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 चले गए। रात को बर्फ पड़ना शुरू हो गई और 12-1 बजे गए, जो उसने लोकेशन बता दिया, बोला साहब इस हट में उग्रवादी है, अब मैं जाऊंगा। मुझको ना जाने नहीं देंगे, पहले बता मान आगे चल। अब उसने बोले ये रे। अब वहां क्या बर्फ का चूक खासा पड़ रहा था ऐसे जनवरी का टाइम, तो उस बर्फ में धीरे 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 बिल्कुल दबे पाँव उसे हट के पास में ऐसी हट थी, उसके पास हम चले गए। उसमें एक कोई दीवा जल रहा था, लाइट तो थी नहीं, दीवा था, वो जल रहा था, मदरी मदरी ऐसी आवाज दी, तो वो उसको ऐसे जा करके अंदर देखा तो वो 6 के 6 बिल्कुल सुते हुए गहरी नींद में। तो मेरे साथी थे, एक तो दलवीर था, एक फतेह था। तो फतेह और वो बोलते हैं कि यार कर दिया काम मुझको, जिंदा। बोले बेवकूफ, अरे मुझको इसके ऊपर शीश ले लो, हेड सूट ले लो सबके सब, और मैं इनकी राइफल उठाता हूँ। मैं उसको गेट को ऐसे खोला धीरे सी और एक राइफल पकड़ी और मुझको ले फतेह, मुझको ले दलवीर, ले मुझको फलाना मोतेज पाल पकड़े, ऐसे करके ने। और वो राइफल मैंने पूरा ही पूरी 6 की 6 राइफल उनको दे दी मेरे साथियों को। फिर उनके पिट्ठू उठाए, फिर लास्ट पिट्ठू उठा रहा था जब वो एक आदमी ऐसे जग गया, हाँ बोलो काफर काफर काफर। मैं कह रहे काफर कुफर कुछ ही कोई ना, हिंदुस्तानी फौज है, अब तुम बैठे हो लो। हाँ अल्लाह खुदा हमारे को मारना मत। मैं नहीं नहीं मारता तो पहले मार देते यार, मेरे को मारना नहीं है तुम्हारे को। ना नहीं मारेंगे। तो बोलो बिल्कुल नहीं मामो, बिल्कुल नहीं। तो उनके हाथ पकड़े, पीछे बांधे बिल्कुल रस्सी से टाइट, और हमारा पिट्ठू उनका पिट्ठू, उनकी राइफल हमारी राइफल उन पर ली, और चीड़ की लकड़ी थोड़ी बढ़ियाड़ी और बड़ा बढ़ देते देते उनको, और भेड़ बकरियों की तरह तोड़ते हुए उनको ठेठ सुबह काला रूस पर ले आए। काला रूस पर ले आने के बाद में उधर आरपी वाला बोलता है अरे दिगेंद्र ये क्या है। मैं को सर उग्रवादी है। अरे तो बोले इनको जिंदा क्यों लाया, इनको ठोक देता। मैं अब ठोक देंगे। बोले फौज में रिपोर्ट लागने बाद में कोई नहीं मारने देगा, मगर रिपोर्ट लागने बाद में मारे उसी को मर्द कहते हैं, ठीक है। अब वो बोला, अब ऊपर गए काला रूस में, जैसे बटालियन हेडक्वार्टर में उधर गए तो पूरी फौज दौड़ दौड़ के आ गई। बोले अरे क्या है ये, मगर उग्रवादी है। शिव साहब भी आ गया दौड़ के, एसएम साहब भी आ गया। बोले दिगेंद्र क्या है, मगर साहब आपने कहा था 24 घंटे, तो 12 घंटे हुए है, उग्रवादी लिया अच्छा है। बोले पकड़ के क्यों लाया, इनको मारा क्यों नहीं। मगर साहब इनको दूर से लाए थे, वहां मार देते तो हम वहां ना गाड़ी जाती ना बात, पूरी कंपनी परेशान हो जाती मुझको लैनी में डेड बॉडी। तो मुझको इसलिए वो डेड बॉडी खुद चल के आ जाए अपने यहाँ। बोले डेड बॉडी खुद चल के आ जाए, मुझे ये डेड बॉडी तो है, और ये तो जिंदे हैं, अब नहीं मार सकता। मुझको अच्छा। एसएम साहब थे हमारे प्रताप साहब, बोले साहब ये डेड बॉडी बोल दिया तो छोड़ेगा नहीं, मारेगा पक्का। बोले पक्का मारेगा, ये घातक वाला है, घातक वाले छोड़ते नहीं किसी को। बोले तो मुझको ठीक, बोले नहीं नहीं मेरा ऑर्डर है, मैं कोर्ट मार्शल करूंगा, ब्लड इसको बोले बता देना कोई गलत काम नहीं करेंगे। मगर नहीं साहब कभी नहीं करेंगे। तो साहब आपका आदेश शर्मा थे। ऐसे करते करते अब वो लांगरी थे, कुक थे, तो वो 4-5 कंपनियों के कुक वहीं थे। तो वो दौड़ के आए, बोले यार घातक हवलदार ये क्या, हम भी कभी उग्रवादी मार सकते हैं क्या। हमको मार सकते हो। बोले कैसे। मुझे ऐसे राइफल पकड़ो और ऐसे ठोक देना, मैं आदेश शिव साहब का आदेश लेता हूँ उनको। तो शिव साहब ने पहले टॉर्चर करने का आदेश दिया था, तो टॉर्चर में कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो मैं उन लांगरियों को राइफल दे करके ने, और उधर और भी कई आदमी खड़े थे, वो उनको ऐसे घेर रहा गया था ग्राउंड में ही। तो उधर से मैं शिव साहब के पास गया, मुझको राम राम साहब। बोलो राम राम दिगेंद्र। हाँ बता। मुझको साहब ये तो कुछ नहीं बता रहे, बताओ इनको मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। बोले नहीं दिगेंद्र इनको मारना नहीं है, देख भाई बिल्कुल भी हम रिपोर्ट देंगे, अभी तो मेरे तक की ही रिपोर्ट है, ब्रिगेड कमांडर को रिपोर्ट दी जाएगी, आगे ऊपर तक रिपोर्ट लगेगी, फिर इनको श्रीनगर ले जाना तेरे को, तू खाना पीना खा ले, पूरी गार्ड को तैयार कर ले, और तेरी घातक पूरी जाएगी, रास्ते का ध्यान रखना क्योंकि इनमें एरिया कमांडर भी है। मुझको ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब वो शिव साहब बोले ओके। तो मैं पीछे कदम लिया, सलूट मारा ऐसे करके ने, और मैंने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, और वो लांगरी ने डड 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 उनको 6 को मार दिया, 6 उग्रवादियों को।
मैं बोले वो साहब लांगरी उग्रवादी मार दिया। बोले ये कैसे हुआ पाशियो, साहब भी बाजे, पूरी फौज भी बाजी। बोले क्या हुआ? लांगरी तो वो हाँ हाँ कब का होगा? अब शिव साहब ने एक दो को थप्पड़ मार दी उनको। बोले तुमने ये क्या कराया बेवकूफ है? बोले साहब ये दिगेंद्र उस्ताद ये पूछ रहा था, मैं शिव साहब से पूछ के आऊंगा तो ही मारना है इनको। तो बोले दिगेंद्र आया थोड़ी था। बोले साहब उसने ये कहा था कि शिव साहब आंख पर देगा ना तो मैं इसे हाथ खड़ा कर दूंगा, तुम उसी टाइम गोली मार देना। तो इसने हाथ खड़ा कराया था उन्होंने। वो नहीं साहब वो तो सलूट के लिए ऐसे कराया था, ऐसे सलूट के लिए हाथ खड़ा कराया था। ओ बोलता है यार ये तो मिस्टेक। मुझे हाँ साहब ऐसे करके छो मार दिया उसके लिए मेरे। मैं को मेरा एसएम साहब हंसता भी था। बोले दिगेंदर देख मेडल कैसे मिलता है, उग्रवादी मारा लांगरी, मेडल मिला तेरे को। तो बोले पहले भी उग्रवादी मारा तन्ने, मेडल मिला किसी और को। तो बोले ये फौज है, इसमें शेर और बकरी एक घाट में पानी पीती है, ठीक है नौकरी कर ले बोले। तो ऐसे करके साहब वो मतलब उस टाइम सेना मेडल मिला था फिर। ओके ओके फिर उसके बाद में मेरे को एनएससी में भेज दिया। ओके। हाँ मेरे शिव साहब ने एनएससी भेजा। एनएससी में आया मैं। फिर एनएससी में हजरत बल में एक ऑपरेशन हुआ था। उसके दौरान मतलब मैं पीएसजी का मतलब स्नाइपर गन का फायरर था। मैं स्नाइप शूटर था, मतलब बहुत अच्छा फायर था मेरा भगवान की दया से। तो वहां मैं गन को पीएसजी गन को खोल कर ऐसे लगा रहा था। शिव साहब खड़े थे मेरे पीछे और बोले दिगेंद्र बेटा। हाँ। बोले जो ऊपर टॉप वाली जगह है ना उस झांकी, उसके अंदर अगर वो खुल के ना कोई उसमें मुंह काटता है ना तो गोली ठोक देना। मुझको साहब निकाल रहा है। बोले मारता क्यों नहीं? उन्होंने मेरे पैर का ऐसे अपना पैर लगाया, बोले फायर कर। और मैंने ठक मारी तो उसका यहाँ लागी। वो कोई कमांडर था। तो एक ही गोली में 144 उग्रवादी सरेंडर हो गए थे। और हम 97 मिनट का ऑपरेशन बोल रहे थे ऐसे था। उसमें हम वापिस दिल्ली आ गए थे। अच्छा, लाट कंपनी। तो ये हजरत बल का जब ऑपरेशन हुआ तो आप एनएसजी में थे उस टाइम? हाँ मैं एनएसजी में था साहब उस टाइम। और सीओ साहब भी साथ में गए थे ऑपरेशन में? हाँ शिव साहब हमारे एनएसजी में गए थे शिव साहब। हाँ, तो कौन थे? बीएस दौलता, आज भी नाम याद है उनका, बीएस दौलता, कर्नल बीएस दौलता। मतलब एक ही गोली के बाद में पूरा ऑपरेशन खत्म और सरेंडर हो गया था? वो तो अपनी आर आर आउट कोर्डन इनर कोर्डन अपनी फौज लगी हुई थी ना पहले से। हम्म। बहुत ज्यादा फौज लगी हुई थी साहब पहले से। वो तो हम तो गए थे उधर ऊपर से सीधा ही गए जाते ऑपरेशन शुरू। हमने तो बिल्डिंग इंटरवेंशन करना था ना उसमें। हम्म। तो वो कमांडो का इंटरवेंशन कोई कर नहीं सकता। हम्म। और हमने क्या कि पीएसजी ने वो पहले ही कर दिया। तो वो सबके सब हथियार डाल के रहे, जो 44 के 44 सिलेंडर हो गए। उसको अपने सीआरपी बीएसएफ पर जो आरआर थी उन्होंने पकड़ लिया उनको। हम्म। तो हमारा काम ही नहीं था उधर फिर हम्म। आगे थे। तो ये और तो हुआ हुआ। उसके बाद में साहब कई छोटे मोटे ऑपरेशन करते रहे, करते समय बीतता गया। फिर दोबारा एनएसजी से मैं 98 में आया। पर 99 में हमारी पलटन ग्वालियर से वापिस कुपवाड़ा के लिए रवाना होगी। तो श्रीनगर में हमारा ड्यू बैटल स्कूल में वो बटालियन का वो चल रहा था ट्रेनिंग। वहां जाकर के मैंने रिपोर्ट करी 19 मार्च 1999 को। और वहां से हमारी बटालियन फिर 31 मार्च को दुर्गमुल्ला में गई। दुर्गमुल्ला में गए तो वहां एक हाइड आउट में हमने 4 उग्रवादी मारे। फिर मैंने वहां मेरे को शौर्य चक्र के लिए रिकमेंड किया था। और फिर 31 मई को हमारे को आदेश मिला कि आपको कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी है भयंकर, और कई बटालियनों के बहुत से सैनिक शहीद हो चुके हैं। और वहां पूरा ये एट माउंटेन ड्यू मूवमेंट कर रहा है या क्या। टू राजदेव को 72 घंटे का समय दिया जाता है वहां रिपोर्ट करे द्रास में। हम 36 घंटे में हमारी बटालियन पहुंच गई वहां। जाते ही हमारे पास में जैसी गाड़ी खड़ी करी हमने गुमरी में। तो उसी टाइम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आया उधर, जो बोलो जनरल साहब आया। तो हम पौरे, क्योंकि पहली बात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से जवानों को मिलने का मौका कहाँ मिलता है। लेकिन वहां लड़ाई में उधर से वो एकदम से बोला तुम्हारा सीओ कर्नल रविंद्रनाथ को बोलो मेरे से मिले भी। तो वो शिव साहब आ गए, कर्नल रविंद्रनाथ साहब। तो वो आए तो आकर के बोले हाँ भाई कर्नल रविंद्र आपको तो रोलिंग का टैक्स दिया जाता है टू राजरीव को। बोले ठीक है साहब।
तो बोले ओ ग्रुप को अभी ले जाओ फटाफट, 3 दिन बाद में आपका सैनिक सम्मेलन लिया जाएगा, आपको जो चीज चाहिए वो 3 दिन बाद में मिलेगी, पहले आप रेकी करके आओ। बोले ठीक है साहब। तो ओ ग्रुप मेरे को सीओ साहब ने बुला दी के अंदर, ओ ग्रुप को बुला ले, बता ऐसे साहब को बता दे, ओ ग्रुप फटाफट अपना हथियार अन्वेषण लेके आ जाए। तो वो जितने भी सेक्शन कमांडर थे वो सबके सब आगे साहब, 36 तो वो हो गए, 12 या 36 सेक्शन कमांडर हो गए साहब, और 12 प्लाटून हवलदार हो गए, और जो स्पेशल दस्ते के आदमी थे वो हो गए, सीओ साहब हो गए, घातक वाले हम हो गए, और ये पूरा पूरा ट्रुप चला वहां। तो भीमबट में जैसे नीचे जाते हैं तो वहां हमारे को एक जो यूनिट की बात थी 18 कैंडिडेट, तो उसके जवान आया, एनश्योर था, बोले आपको लेने के लिए आया हूँ सर मैं आप। तो वो कौन से रास्ते से आए थे, बोले इसी से। वो इससे कितनी बटालियन गई, बोले इससे 3 बटालियन गई हुई है पहले। वो कौन कौन सी, बोले पहले 16 कैंडिडेट गई थी, फिर सेकंड नागा गई थी, और फिर 18 कैंडिडेट मुझको इसी रास्ते से गए थे। बोले हाँ। जब मैं वहाँ हमारे सूबेदार रणबीर साहब थे, उनको बोला मुझको रणबीर साहब, बोले हाँ, मुझको ये रास्ता तो हार का है, कुछ शुभ है शुभ नहीं है। बोले दिगेंदर फौज में शुभ कुछ शुभ कुछ नहीं होता, मुझको साहब होता है। बोले कैसे, मुझको मैं तो इस रास्ते नहीं जाऊं। बोले इसका मतलब तू डर रहा है, मुझको डर नहीं है, ये 12 घंटे पूछागा, मैं 10 घंटे पूछाऊंगा, मैं प्रीडिंग कोर्स है साहब, मेरा मेरा दिल गवाही देता है कि आज जिस कोर्स को मैंने बेस्ट स्टूडेंट रहा हूं उसका फायदा उठाऊंगा आज। तो बोले वो हाँ यार ये बात तो तेरी सही है। तो सीओ साहब को उसने बोला, रणवीर साहब ने बोले साहब ये अपना दिगेंद्र कहता है कि ये रास्ता शुभ नहीं है, इससे 3 बार हारने वाली बटालियन गई है। भाई ब्लडी क्या बोल रहा है, बोले साहब ये सही बोल रहा है, ये नाले से ले जाना चाहता है। बोले ठीक है ओके, चल भाई दिगेंद्र कहाँ चलता है, मैं वो ले ले कंपास मैप। तो वो मैंने को कंपास मैप तो एक बार देखा था, और नाले नाले गया सीधा, और 10 घंटे में ठेठ वहां उनका फायर बेस बढ़िया हुआ था 1-1.5 किलोमीटर नीचे है, 18 घंटे का वहां पहुंच गए। और पूछते बोले टू राजरीफ आ गए, बोले हाँ भाई टू राजरीफ आ गया। तो वहां उनके सीओ साहब थे 18 ग्रेडियर के, तो उनसे मिले, बोले भाई हमने तो यहाँ तक तो ये काम कर दिया, अब ऊपर हमारे से नहीं चढ़ा जाता, तो लोनिंग पे कब्जा करो टू राजरीफ, अब तुम्हारा टाक सही है। बोले ठीक है। उसके बाद में हमने रेकी करी, पूरी रेकी करने के बाद फिर हम उसी रास्ते से नीचे आ गए, आकर के 3 तारीख को दरबार लिया। वहां मैं बताया मुझको सर मेरे को वो माउंटिंग वेयर फेयर वाला इक्विपमेंट चाहिए। शिव साहब को बोला, बोले तू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिले 5-7 ही मिनट में मिल जाएगा, मैं बताऊंगा कोर कमांडर ब्रिगेड कमांडर पुरी साहब को, या महेंद्र पुरी साहब बैठे हैं इसको बताऊंगा, इनको बताऊंगा इनको बताऊंगा। तो बोले दिगेंद्र तू चीफ को बता दे 1 सेकंड में ही आ जाए वो काम। तो हमारा शिव साहब बड़ा दिमाग वाला आदमी था, उसने बोला तू चीफ को बता दे तेरे से, बोले दरबार में बता देना, मुझको ठीक है। अब उसने मतलब जैसे दरबार लिया तो बोले भाई टू राजरीफ में बहुत बहादुर और पुरानी बटालियन है। टू राजरीफ का इतिहास मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है 2 राजरीफ, और 200-225 साल पुरानी बटालियन है। मैं इनका बहुत आपकी बटालियन का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज देश को टू राजरीफ की जरूरत है। तो बोलो किसी जवान किसी एनसीओ किसी अफसर किसी जयचोर को कोई मेरे लायक कोई भी शंका और सवाल हो तो पूछ सकता है। मैं खड़ा हमको सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र सेना मेडल उर्फ कोबरा मुगो साहब। बोले 13 मई को 4 उग्रवादी मारे थे दुर्गमुला में, वही दिगेंद्र है तू? मुगो हाँ साहब। बोले तेरी स्टोरी मेरे को पूरी पता है बेस्ट कमांडो, इधर आगे आ जा बेटा क्या बात है। मुगो ठीक है साहब। मुगो साहब मेरे को वो रशिया का रशियन रस्सा चाहिए, और वो इक्विपमेंट चाहिए नया काचा। तो मैं मुझको यहाँ तो लोलिंग पे इस प्रकार से रस्सा बांध करके अपने जवानों को यहाँ से मैं घातक को चढ़ा सकता हूँ। बोले माउंटिंग वेयर फेयर कोर्स है क्या? हाँ। तो बोले ओके मिलेगा। उसी टाइम उन्होंने कुछ जनरल साहब को इशारा करा, और तो 8-10 जनरल साहब बैठे थे कुछ चुप, तो उन्हें फटाफटी इशारा करा, फटाफटी वो 2-1 घंटे में तो फाइटर ने कहा विदेशी ने लैंड कर दिया, वो छतरी के साथ सामान आ गया मेरा पूरा। तो वो मिला, और उसके बाद में वहां ठोकना शुरू हुआ। 14 घंटे में वो रस्सा बांध के नीचे आ गया,
आते अपने सीओ साहब को बताया, मम्मा को सर मैंने तो वो काम कर दिया है। बोले तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बता। मुझको साहब फ्रिक्वेंसी, बोले इतना फ्रिक्वेंसी है, पता नहीं कितनी बताई थी उस टाइम में, याद थी तो फटाफट लगाई, कोबरा 4। बोले हाँ, बोल बोल मेरे बेटे भगत सिंह। मगो साहब कोड वर्ड में बात कर रहे हैं का मतलब मलिक साहब भगत सिंह बोल रहा है, तो इसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। मगो असेंबली में बम फेंक दिया साहब, असेंबली में बम फेंक दिया साहब, तो उसमें सेट पे बोल नहीं सकते ना। तो बोले वाह, 48 घंटे पहले मुबारक हो, बोलो 48 घंटे पहले मुबारक हो, फर्स्ट विक्ट्री। मगर 48 घंटे इसका मतलब 12 जून को अटैक मारा जाएगा दिगेंदर, ये तो 10 जून ही हुई अभी तो मैं फिर सीओ साहब को पूछा, साहब 12 जून को अटैक मारेंगे। बोले तेरे को किसने बताया? मुझको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने। बोले वो कैसे बताया? तेरे को थोड़ी बताया होगा। मुझको हाँ साहब, सीओ साहब ने वो जनरल साहब ने बता दिया। बोले वो कैसे? मुझको ऐसे बोले 48 घंटे पहले पहली जीत मुबारक हो। तो मुझको साहब उस जगह पर क्या होता है साहब की, सीओ साहब बोले हाँ दिगेंद्र ये तो बात तो सत्य है बेटा, ठीक है। तो बोले अब कर ले तैयारी तेरी, तेरे साथ में मेजर विवेक गुप्ता जाएगा, सुबेदार भवरलाल जाएगा, सुबेदार सुमेर सिंह राठौड़ जाएगा, और सीएचएम यशवीर जाएगा, हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिमन, नायक सुरेंद्र, लहस नायक बच्चन, राइफलमैन जसवीर, और एक तू 10 आदमी तुम इधर से जाओगे। ये बटालियन के सबसे टॉप पर आदमी है तुम। आज टू राजदीप की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा। मुगो साहब टेंशन मत लो, सुबह झंडा काटेंगे, जोश चढ़ रहा था हमारे में तो। अब साहब वो उधर भवरलाल साहब मेरे को बोलता है, दिगेंदर बता, शिव साहब को तो बड़ी छाती चौड़ी कर रहा था, बता क्या करना है। मुझको साहब छाती चौड़ी की बात यह है कि फर्स्ट बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा ग्रेनेड मार के, उसमें कचरा कचरा कर दूंगा, यह मेरी गारंटी है। तो बोले तेरे से घाट कौन सा है? दूसरा मैं, और सीएचएम बोलता तीसरा मैं, और ऐसे करके ने सुबेदार वो सुमेर साहब और वो गुप्ता साहब और सबके सब बोले भाई 10-11 बैंकरों में अपना का एक ही प्लान है, इधर लड़ाई फायर करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाके की लड़ाई है, इसमें फायर का कोई मतलब नहीं है। इसमें तो सामना होगा तो फायर ठोक दे, नहीं तो अगर एक ग्रेनेड 1000 ग्रेनेड बना देता है, एक ग्रेनेड ठोकेंगे पत्थरों के ग्रेनेड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सबने प्लान बनाई साहब, और जैसे ही ऊपर जैसे 12 जून की रात को चढ़े, उधर से चार्ली कंपनी और हमारी डेल्टा कंपनी दोनों को शिव साहब चार्ली कंपनी कमांड कर रहे थे, और उधर थे मतलब हमारे मेजर वो राजेश वो सॉरी पद्माचार्य, मेजर पद्माचार्य, और वो लेफ्टिनेंट था सक्सेना, जो आजकल ब्रिगेडियर साहब बढ़ चुके हैं, उनको वीर चक्र मिला था। वो उस डेल्टा कंपनी कमांड करे थे, वो वहां से चढ़ते, इधर से शिव साहब चढ़ता है। और उनकी 2 कंपनी रिजर्व में थी हमारी, मतलब बोरो कंपनी और अल्फा कंपनी, और 2 कंपनी अटैक में थी, चार्ली और डेल्टा। तो उनको चारों कंपनी को ऐसे शिव साहब कमांड करते हुए अपने तरीके से ला रहे थे, हम घातक वाले पीछे चढ़े। अब जैसे ऊपर गए तो वो 4 आदमियों की टांग उठ चुकी थी शिव साहब की पार्टी की, 4 आदमियों को माइंड से टांग उठ गई। तो वो बार बार गुप्ता साहब को बोल रहे थे, और ब्लडी गुप्ता ये बोल, तो गुप्ता साहब बोला दिगेंद्र शिव साहब ये पूछ रहे हैं, अगे यहाँ तो माइंड फिट जाता है। मुझको साहब जो रस्से से चढ़ सकते हैं उधर से ले आओ ना, बस सारे सारे ही थोड़ी कोई पेट वाले हैं फौजी, सब फिट फॉर भी तो है ना। मुझको जहां से मेरा रास्ता बंद रहा है उस रस्से से आ जाएंगे, या उस जहाँ जो पहाड़ी का ऐसे किनारा है, पहाड़ी का ऐसे किनारा, वो किनारे किनारे आ जाएंगे। यहाँ माइन फिट नहीं हो सकता, क्यों? यहाँ पत्थर है, और पत्थर के अंदर माइन डाल नहीं सकता कोई। अब बोले ये बात तो तेरी सही है, तो बोले मुझको उधर से बुला लो मुझको साहब। बोले ठीक है। और फिर जैसे हम रेंगते रेंगते ऊपर गए, तो वो जो फायर बेस हमारी गन लग रही थी ना, विफोर्स गन, एमएमजी, एटीजीएम, जो अपना हथियार था, 600 मीटर फायर बेस बनाया रखा था हमने। तो उसका कमांडर था सुबेदार राम कुमार लांबा। तो उसको मैं बोला मैं कोबरा 4 लंदन लंदन, बोले पास, मुझको 1 मीटर ऊपर, और आल स्टेशन 1 मीटर ऊपर करवा देना मुझको। बोले ओके रोजर।
तो वो सारा फायर 1 मीटर ऊपर होगा और हम सांप की तरह रेंगते हुए सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं सबसे ऊपर रस्सा मैंने बांधा तो मैं ही जाऊंगा, तो मैं ऊपर गया। आते ही फिर भवरलाल आया, दूसरा नंबर पर शेर समरेश आया, तीसरे नंबर पर सुमेर साहब आया, चौथे पे गुप्ता साहब आया, हवलदार सुल्तान नरवार। ऐसे हाथ मार मार के मेरे को ऐसे ओके दिगेंद्र, ओके दिगेंद्र ऐसे कहते कहते आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, कोई ओके नहीं बोला, तो हमको सब गए। तो मुझको शायद यार फास्ट जा रहे हैं, मुझको अपन भी कहीं लेट नहीं हो गए। तो वो भी जा रहे थे, मैं भी ऐसे सांप की तरह रेंगता रेंगता आगे गया। और बिजली चमकती है ऐसे, तो वो काले काले पत्थरों को ऐसे पकड़ता पकड़ता आगे बढ़ रहा था। इस हाथ में के 47 थी, ये हाथ फ्री था मेरा। तो मैं ऐसे करता करता आगे गया, तो वो जो लूप होल था जो झांकी, उसको मैंने सोचा है मुझको ये कहीं काला पत्थर है, क्योंकि साइड में बर्फ पड़ी हुई थी और वो बिजली चमकी जा। मुझको हाँ ये काला पत्थर है। मुझ पर ऐसे हाथ मारा, हाथ मारते दुश्मन की बरल मेरे हाथ में आ गया। ऐसे जो गन लगी हुई थी, फायर कर नहीं रहा था वो, फायर करता तो पता चली जाता। उसके ऊपर ऐसे पकड़ा और मैंने ऐसे पकड़ के ने हाथ पैर लगाए के जो भचीड़ खच्चा खींचते उसने फायर कर दिया। तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरी ये सीने में लगी, यहाँ पर, ये इस जगह में। ओके, दिख रही है। हाँ, ये 1 2 3 गोली लगी और 2 गोली एक हाथ में लगी। और लगते ही वो मुझको के अंदर मर लिया। हाथ कोई ग्रेनेड बर्बाद हो, कोई बैंकर बर्बाद हो, है ना, अपन खुद ही बर्बाद हो गए। तो मैंने ऐसे काटा ग्रेनेड, उसके पिन काट दिए ऐसे, और उसको 1 और 2 लीवर को हाथ में आजाद कर दिया मैंने ऐसे। मगो मर तो गए, तो मैं मुझको गद्दे से मुझको इसके अंदर ठोक दिया। तो लीवर को ऐसे काटा 1 और 2 और अंदर दड़ मारा। अंदर मारते ब्राम दे फटा, फटते अंदर से आवाज आई, अल्लाह अकबर, काफर काटे एक। मुझको मरा तो है चाहे भाई एक भी मरो। और उसमें 5 मरे 6 मरे बताए नहीं, उसको कचरा होगा उसका पूरा ही, बैंकर का कचरा बना दिया मैंने। और उसके बाद में जो मेरे 9 साथी थे वो मेरे से आगे की तरफ जैसे ऐसे बढ़े, और उनका मेजर अनवर खान पीछे से पूरी प्लाटून को लेकर के ने धावा, बोला बोले या अली, दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे, काफरों को चुक चुक के मारो। और वो तो बोले या अली, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली, राजा रामचंद्र की जय। और डट 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 फायरिंग शुरू हो गई। और जैसे ही वो भंवरलाल गुप्ता साहब एंड पार्टी थे, उन्होंने आमने सामने 10-10 मीटर पे, 5-7 मीटर पे गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ते हुए और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। और मैं उनकी करोट रेंज में फंस गया। इधर से अपने वाली फौज फायर कर रही है तो भी बचाव हो रहा है, और उधर से वो पाकिस्तानी फायर कर रहे हैं तो भी मेरा बचाव हो रहा है। उनके करोट रेंज थी, उसके अंदर वो 2-2.5 फीट गहरी ऐसे खोदी हुई थी जिगजाग में, उसमें फंस गया। मैं पड़ा पड़ा फर्स्ट एड कराया, और उनकी गन ऐसे फायर कर रही है, उनके नीचे जाऊं और ऐसे ग्रेनेड ऐसे अंदर ठोकुर वहीं लेट जाऊं करोड़ रेंज में, वो बड़ा हम दे फटा है। अल्लाह, हमको मरण तो है भाई। ऐसे करते करते कभी इधर का कभी इधर का, और उनका मेजर अनवर खान 2 HMG से ऊपर से फायर कर रहा है, और वो गाली काट रहा है मेरे को, आ हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल। और वो पता कितनी प्रकार की गाली काट, मैं उनको गालियों को कमांडो हूं मैं, कुछ भी गाली गाले मेरे कोई फर्क नहीं पड़े। वो मैं नॉर्मल सोल्जर नहीं हूँ। वो तेरी बात सुन के आग बबूला हो जाऊंगा। उसने काफी ऐसे भटकाने वाली गाली काट, लेकिन मैं ये बकवास है, इनको क्या सुनना, कमांडो में शिकायत जाता ही है, तकलीफ बर्दाश्त करने का मादा। अब जैसे जैसे उनके 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने। अब वो मेजर अनवर खान वायरलेस सेट पे बोल रहा है कि मेरे को रियरफोर्समेंट चाहिए इमीडिएटली, हिंदुस्तानियों ने हमारे सारे बैंकर तबाह कर दिए, जल्दी जल्दी रियरफोर्समेंट चाहिए, इमीडिएटली इमीडिएटली। तो वो ऐसे बोल रहा है जोर जोर से। और अब उधर से मेरा वो मेरे गुप्ता साहब शहीद हो गए, भंवरलाल साहब शहीद हो गए। और सुमेर साहब के सेट पर सुमेर साहब बोल रहा था कि साहब अपना कोबरा ने कमाल कर दिया है। दिगेंद्र ने, कोबरा ने बोले खूब ठोक दिया, बैंकर बर्बाद कर दिया। सुमेर साहब ये कहते हुए और फिर वो शहीद हो जाते। तो बोले मेरी बात करा कोबरा, बात कर। तो अपना सेट तो मैंने बंद कर लिया, और वो साहब वाला सेट था उसके ऊपर में बोला मम्मो को, साहब आप जहां से रस्सा है उस साइड से आ जाओ। तो ये बात शायद उसने सुन ली नहीं, मेजर अनवर खान ने। अब वो गाली काट रहा, बोले कोबरा तू वही है जो 95 में वो हमारा 16 सिर काट के ले गई थी टू राजरेप, वही कोबरा है तुमको, आज तेरे 16 टूक करूंगा।
जो मम्मी को ये तो यार 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री होनी चाहिए जो उधर ढोलक और ढोलक पोस्ट के सामने थी अपने कपवाड़ा में। तो मम्मी को यार इसके तो अपन 16 सिर काट के ले आए थे, तो ये बापड़ा का दर्द हो रहा है, तो ये आज अपना 16 टूक करना चाहता है। मुझको चलो कोई ना, अपने मन में विचार कराया मुझको हम तो 2 ही करेंगे तेरे डट जा मुझको बेटे। और पीछे गया तो मेरे एक साथी लहसनायक बच्चन जिसके सिर में गोली लगी, और वो बोला कोबरा सर एलएमजी ले ले, उसको पता है दिगेंद्र एलएमजी में गोल्ड मेडल है। भाई एलएमजी मिले तो मैंने उसकी एलएमजी ली, उसका अन्वेषण लिया, मेरा अन्वेषण एक 47 का था वो भी छूट गई थी, मेरे पास में ग्रेनेड था वो भी खत्म हो गया था, मेरे पास एक पिस्टल थी एक कमांडो डैगर और कुछ नहीं। अब वो एलएमजी लेकर के उस पर मैगजीन चढ़ाया था, मैं सोच मैंने दिमाग नहीं लगाया अग भाई ये मैगजीन खाली है या भरिया है। और मैं जैसे सीटी कटी हुई थी पर मैं ऊपर चढ़ा, मेजर अनवर खान की दोनों एचएमजी ऐसे फायर हो रही थी ऐसे, इस प्रकार से वो लाल हो रही थी। तो उनके बीच में काला काला दिया है, मेजर अनवर खान बहुत देर होगी गाड़ी काटता है, हिंदुस्तानी गाड़ी नहीं काटता गोली काटता है, संभाल मुझको। और मैंने जैसे गोली फायर करी तो वहां एक ही गोली फायर हुई, उसने अपनी चटकी से पिस्टल काटी, दड़ गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी बेल्ट की लाइन में, और मेरी गोली उसके हाथ में लगी या पिस्टल में लगी कहाँ लगी वो भी दोबारा मेरे पे गोली नहीं मार सका। और मेरा मैगजीन मैंने ऐसे मारे हाथ मैगजीन को दूर, आराम को धोखा के अंदर पहले मैगजीन चढ़ा लेता तो इसको कचरा कर देता तुमको, 30 गोलियां में तो उसको खिंडा देता वही में। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था साहब। अब वो मतलब वो मेरे पे सीधी डाई मारी है ऐसे, वो डाई मारी तो मम्मी को इसका हाथ इधर है तो इसका मतलब टेटुआ भी इधर ही होगा कहीं ना कहीं। मैंने ऐसे कर यार वो सीधा सीधा मेरे हाथ में आ गया उसका टेटुआ, और वो पकड़ते गटर गटर हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मुंह क्यों छोड़ दू बरात में आ रहा छोड़ दू तुझे, ये बातें हमारी होती है। तो वो नीचे गया छुटा लिया, मैं जैसे खड़ा है तो ये टांग मेरी धोखा देगी, और हमको दिगंदर ये तो उठा ही पर मैं एक टांग पर बैठा और बैठ के उस पर से सीधी डाई मारी, डाई मारते वो नीचे पड़ा, पड़ते उसका पहले तो यहाँ कॉलर में हाथ गाला वो भी छूट गया, फिर बेल्ट में गाला वो भी छूट गया, फिर उसके जूते में हाथ गल गए मेरे, वो बर्फ के जूते थे, उस जूते में 2 आंगली ऐसे गलीर में चढ़ दे खींचा खींचते उसके पीठ के ऊपर, और कार्ड कमांडो टाइगर गच बैठाया, बैठाते बोले आ नो गया काम से। अगर भारत माता जय बोलता जैसे ऊपर आया अमरीकी सैटेलाइट, वो मेरी डाडी वाली फोटो आ गई बड़ी बड़ी जो डाडी वाली आपने देखी थी उस टाइम की 25 साल पुरानी फोटो वो तो वो उसी टाइम पर आ गया। फिर मैंने तिरंगा झंडा लिया और वहीं तिरंगा झंडा गाड़ दिया फिर मैंने, और भारत माता मेरे सीओ साहब आए बोले प्राउड माई सन, आज हिंदुस्तान की पहली विक्ट्री टू राजदेव के नाम लिखी जाती है, मेरे महावीर मेरे वीर बच्चे आज तने कमाल कर दिया, शाबाश, धन्य हो धरा, धन्य हो माँ बाप जिसने तेरा जैसा सूरवीर पैदा किया, शाबाश बेटे दिगंबर, ये टू राजरेप रहेगी, हिंदुस्तान रहेगा बेटा, इतिहास में तेरा नाम जरूर रहेगा, शाबाश मेरे बच्चे गले मिल मेरे से। वो मिला और उसका वो बोले बोला इसका तो बहुत गोली लाग रही है। हरपाल वो हरपाल बोलता है, एक हवलदार हरपाल था मेरा, एक नायक सुरेंद्र, वो बोला साहब ये तो बुरी तरह से जख्मी है, बोले इसको उठाओ, और उठाया गया। उसके बाद मैं नीचे आया जो हेलीकॉप्टर से श्रीनगर, श्रीनगर में देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे को 3 थप्पी मार के बोलता है वारे कलयुग के कर्ण बलि तने 48 मारे, मैं 48 मारे। तो एक डॉक्टर साहब बोलता आपको पता नहीं साहब गिनती नहीं होती, ठोकते ठोकते है, वह गिनती तो मेरे को लोग ही करते हैं बाद में। अब ये मेरे को पता नहीं किसने बताई किसको बताई, बोले नहीं ये तो रिपोर्ट आई है ऊपर से ड्यू कोर कमांडर के थ्रू ऊपर से। भाई इस लड़के ने ऐसे 11 बैंकर उड़ाए, बैंकरों से जो ग्रेनेड इसी ने फायर किया। तो इस प्रकार से साहब वो कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा फहराने वाला यही हाथ है वो साहब, जो आज भी मतलब 25 साल होगी देश को आज रजत जयंती मना रहे हैं। खुशी है कि पूरा देश बड़े धूमधाम से कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, और इस पर देश के हर एक प्राणी को खुशी है कि हमारे 569 सैनिकों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहां भी है उनकी आत्मा हमेशा खुश रहे, यही हमारी प्रार्थना है। 25 साल पहले हमारे को साथी छोड़ चले रे साथ, वो 12 जून की रात,
हम तो कभी भूल नहीं सकते साहब। तो ये हमारी छोटी सी सिपाही की छोटी सी दास्तान थी साहब। जो सबसे अच्छी बात यह हुई कि कारगिल युद्ध की पहली जीत है, टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार। ये चीफ ने कहा मेरे को, बोले शाबाश मेरे बेटे, टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार। अरे तो उस कारगिल वार टर्निंग पॉइंट का हीरो है, रियल हीरो बेटा तू है मेरा। हम साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम देश के काम तो आए। ये थी साहब कारगिल की दास्तान की स्टोरी, जो क्या मैं बात, शॉर्ट टाइम में बताई आप। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। सो ये जो 48 पाकिस्तानी मरने की बात है, एक्चुअली जो जितने सारे लोग थे वो सब फायर करे, तो सभी का मिला के सबने कुछ न कुछ सबसे। नहीं नहीं, 70 डेड बॉडी थी साहब, 70-75। अच्छा। वो जो गोलियों से मरे थे ना, वो टोटल जो भंवरलाल साहब एंड पार्टी, तो वो तो सामने ही पड़े थे उनके, वो भी वही डेड बॉडी दुनिया में सामने थी। और जो ग्रेनेड से ऐसे जिनके टांग किधर हाथ किधर, किसी को एडजस्ट किया हुआ था ना, जो टोचन हो रहे थे ना, किसी का सिर किसी के पैरों को टोचन हो रहा, किसी का पैर किसी का सिर, तो वो ग्रेनेड से जो मरे थे ना, वो खोपड़ी थी 48, वो अलग थी। ओके 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 वो 11 बैंकर थे ना। और ग्रेनेड मेरे जो 9 साथी थे, उनके सबके सब ग्रेनेड ऐसे कैसे बचे हुए थे, सिर्फ ग्रेनेड मैंने अकेला नहीं फायर किए थे। ओके ओके ओके, तो क्योंकि वो ये बाद में बताया था सीओ साहब ने, उसने सीओ साहब ने बताया, बोले बेटा मेरे को पता चल गया था, मेरे को बाद में दिमाग में आई कि भाई दिगेंद्र ने 48 मार रखे हैं, लेकिन वो साइटेशन में लिख चुका था उस टाइम पे और भेज चुका था। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ बेटा तेरे लिए। बाकी मेरे को बाद में पता चला कि भाई ग्रेनेडों से जो फायर करे वो दिगेंद्र ने ग्रेनेड फायर करे। और ये बैंकर और मेरे चीफ ने भी मेरे को बताया था कि देख साइड, ये देख अमेरिकी सैटेलाइट में इस बच्चे की फोटो कैसे एक एक ग्रेनेड कैसे फेंके, इसने लूबिंग करे। आर्मी हेडक्वार्टर में गए हमारे सीओ साहब, जब पता चला था उनको, उसके बाद में उसने बताया था मेरे को सीओ साहब। आपको कितनी गोलियां लगी थी? और मेरे 5 गोली लगी थी साहब। ओके ओके, कहीं कहीं और दो, कहीं कहीं 18 गोलियां मेंशन कर रखी हैं उसमें। अरे साहब ये तो सिविलियन आदमी होते हैं जिनको पता ही नहीं है, वो कुछ करेक्ट। भी बोल देते हैं, मार देते हैं गपोड़ा। वो तो एक बहादुर वीर की को तो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं लोग, वो तो है शरीफ, लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना। आई नो आई नो। वो और वो तो है ही। अब मेरे को भी वही बताया था सीओ साहब ने, उन्होंने बताया था। मैं भी ये तो नहीं कह सकता कि 48 मैंने मार रखे, मैं तो ग्रेनेड जरूर लूपिंग करा था। और चाहे एक मरो और चाहे कुछ मरो, जीत हासिल होनी चाहिए बस साहब। बस बस बस, बिल्कुल सबसे अपने आप को बचाते हुए दुश्मन को मार करके दी हुई जगह पर कब्जा करना सबसे बड़ी बहादुरी है। और बिल्कुल। मेरे पापा भी 1948 में, उनके भी 5 गोली लगी थी। मेरे नाना आजाद हिंद में शहीद हुआ था। हम एक माँ के 3 बेटे कारगिल में साथ में थे, 2 भाई मेरे 17 जाट में थे, एक मैं चंगडाजरे में। ओ तो हम 7 लड़ाई लड़ी है। हम 3 भाइयों का गोली लगी, 1 फीट 4 है और पेंशन भी आ गया वो। तो ये तो अलग है साहब। देखो फौज सारी लड़ती है, यस इसमें कोई शक नहीं कि भाई दिगेंद्र ने कोई कदम तीर मारा। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि भाई मैंने कोई बड़ा काम किया ना। ठीक है, मौका मिला हमने काम किया सब। बिल्कुल, मौके की बात होती है, जिसको मौका लगता है वो बस अब वो जनसंख्या इस पर दारोमदार नहीं होती कि भाई कोई मन ने चीफ वो भारत का प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 48 दिगेंद्र ने मारे, तो मैं तो इस चीज को मैं मानता नहीं भाई। 48 मरे, 8 मरे, 1 मरे, 2 मरे, जो भी मरे मर गया। यस, और जीत डेड अपनी बॉडी, हाँ जीत अपनी होगी, बस ये है सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद में आपका जो है, आपके ऊपर एक एलओसी फिल्म में, जेपी दत्ता की फिल्म में आपका किरदार भी किसी जो गिल ने निभाया आपका किरदार। अवतार गिल ने किया था। और उस टाइम में मेरे सीओ साहब ने ये भी बोला, बोला दिगेंद्र पूरी स्टोरी मैं ही बताना। अच्छा। बोला तेरे पे मैं फिल्म बनाऊंगा, जैसे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी था ना, जब बॉर्डर फिल्म बनी ना, ऐसे तेरी स्टोरी मैंने पूरी पढ़ी है बेटा। और वो पूरी स्टोरी में तेरे पे फिल्म मैं बनाऊंगा अलग से, अकेले। ये तो बहुत ज्यादा गदर हो चुका है, बोले इसमें तो समझ में नहीं बैठा कितने इतने जितने हीरो है कारगिल में,
तो वो सबकी तो बहुत लंबी चौड़ी फिल्म हो जाती है ना ये। हाँ अब बिल्कुल। इसलिए बोले तू 2 मिनट का ही बताना, 2 मिनट का भैया जी। तो वो हाँ मुझको साहब आप ही बता देना, मैं तो नहीं बताऊं फिर। तो वो सीओ साहब ने बताया था उनको, और उसने उसी अवतार गिल ने मेरा रोल किया था। हाँ मैंने पढ़ा, कहीं मैंने पढ़ा था। हाँ, और उससे उसमें मतलब ये भी था साहब कि भाई मैं हॉस्पिटल में ही था, और हाँ सीओ साहब ने मेरे से पूछा, बोले ये जेपी दत्ता साहब तेरे से मिले थे पूना हॉस्पिटल में? हाँ मिले। बोले ये फिल्म बना रहे हैं, तब मुझको साहब तेरे से क्या पूछा? मुझको मैंने तो उस टाइम में कुछ नहीं बताया मुझको साहब। हम्म, वो डॉक्टर मना कर रहा था, बोले आपको इतना नहीं बोलना। तो ये बात थी। देखिए जो हमारे सुनने वाले हैं वो सारे बड़े युवा बच्चे होते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर अफसर बनना चाहते हैं, और मतलब वो बहुत कमांडो के नाम से बहुत ही प्रेरित होते हैं। आप उनके लिए दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहूंगा साहब। देखो साहब, शब्दों का खेल है इस दुनिया में। वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती का नाम वसुंधरा है। इसमें वीर ही, वीर जो होता है वो हर चीज का टेस्ट लेता है। अगर वो सच्चे पूछे तो मृत्यु का भी असली हकदार वही है, वीर ही। जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो वीर गति को प्राप्त होता है, वो मर्द ही होता है। ऐसे नामर्दों से तो मौत भी नहीं आती मुझको। तो वीर एक बार ही मरता है और कायर डेली मरता है। वीर भोगा वसुंधरा हमारा खुद का राजनीति का मोटो है। और मेरे पिताजी बचपन में भी यही कहते थे, बोला बेटा वीरों की पूजा सर्वत्र पूजे जाते हैं। विद्वान और वीरों की सर्वत्र पूजा होती है, उनको हर जगह मान सम्मान मिलता है। धनवान होता है उस इलाके में होता है, कोई नेता होता है उस इलाके में होता है उसकी पूजा। बाकी सर्वत्र पूजने के लिए बेटा सबसे अच्छा है वीर बनो, बुद्धिमान बनो। क्या तो बात। मैं तो यही अपने बच्चों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ। अरे भारत माता माँ के पूत लाडलो, हमने भारत माँ में जन्म लिया है, तो ऐसा काम करो ना जो दुनिया आपको याद करे। ऐसा काम करो। और वो जो जब मैं कर सकता हूँ, मैं इतने कोर्स कमांडो और मेहनत करके रात को पूरी पूरी रात पढ़ता था और सुबह फिर पीटी में जाता था, और फिर दिन में कदम ऐसे स्टार्ट पोस्ट पे नींद लग जाती थी। तो मैं वो प्रॉब्लम देखा हुआ हूं, तो उसका रिजल्ट भी मुझे मिल गया। मतलब जो मेहनत करता है साहब उसका रिजल्ट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। जो बच्चा मेहनत करेगा, हमारा देश का सच्चा सिपाही बनने की कोशिश करेगा, उसको जरूर सेना मिलेगी, और वो कमांडो भी बढ़ेगा। और जिस दिन जरूरत पड़ेगी, जैसे ताज होया और ऐसे होटलों है उनके अंदर, उन्हें मेजर उन्हें कृष्णन वगैरह जैसे थे, ऐसे हमारे शिष्य, तो वो मतलब बढ़िया काम कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि देश के हर बच्चा अच्छा काम करे साहब। ये हमारा साधुवाद है, आशीर्वाद। उसके बाद फिर आपको महावीर चक्र से नवाजा गया। हाँ, फिर 15 अगस्त 1999 को डिक्लेयर हुआ कि भाई मतलब 8 अफसर और एक मैं नायक दिगेंद्र कुमार को महावीर चक्र दिया जाता है कारगिल युद्ध में। हम्म, तो वो सभी मरणोपरांत बताए, और बोले नायक दिगेंद्र जिंदा है। अब वो कितने जिंदे हैं ये तो मुझे पता नहीं अभी तक। हम्म, तो ऐसे में फिर वो 26 जनवरी को हमारे को अशोका हाल में वो मेडल लगा दिया। हम्म। ये बात हुई। प्रेसिडेंट कौन थे? के आर नारायण। के आर नारायण। यस यस यस, वेरी नाइस। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। देवेंद्र, आपकी सारी कहानी शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत ही इंस्पायरिंग है, और मुझे पक्का विश्वास है कि जो लोग सुनेंगे या सुन रहे हैं बहुत ही इंस्पायर होंगे, और कुछ इससे सीखकर अपने देश के लिए कुछ करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो देवेंद्र देखो साहब, मैं तो ये की कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उनके बच्चों के लिए कुछ करके जाए। नहीं, जब देश सुरक्षित हाथों में होता है ना, जब देश का हर जीव जंतु हर प्राणी खुशी से नींद लेता है, लेकिन जब उसको भय और शंका होती है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो जिल्लत की जिंदगी जीता है साहब वो। और हम भारत माँ के सपूत ऐसे है कि हमारी पूरी जनता को स्वर्ग की साफ फीलिंग कराए, अच्छी
नींद दे, वही हमारा कर्तव्य बनता था। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। दिगेंद्र, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने अपना समय निकाला और इतनी बढ़िया जो आपने ये पुरानी जो हमारे कारगिल के युद्ध की जो कहानी है, जो रियल लाइफ कहानी है, वो आपने हमसे शेयर की और हमारे जो सुनने वाले उनको प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ओके साहब, आपको और आपकी टीम को पूरी को हमारा जय हिंद, वंदे मातरम साहब। पूरे देशवासियों को, जो भी सुनने वाले हैं, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और 25 वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं।